सोचो, अगर दुनिया की सबसे डेंजरस नॉलेज केवल 9 लोगों के पास हो और वो हजारों साल से जी रहे हों, छुपे हुए हों, लेकिन हर बड़े डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ऐसा सच जिसको हमसे छिपाया गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 9 अननोन मैन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे एक मिस्टीरियस, एक सस्पिशियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। आज का टॉपिक सच में एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस, हिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी को एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। 9 अननोन मैन एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसको बनाया सम्राट अशोका ने। बट सवाल एक चीज़ का है, क्या ये सच है? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 3rd सेंचुरी BC, अशोका एक पावरफुल एम्परर जिन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी और उस कलिंगा वॉर में उन्होंने इतना खून देखा कि उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। वॉर के बाद अशोका ने वायलेंस को छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ से ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी जन्म लेती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक को ये रियलाइज हुआ कि कुछ नॉलेज इतनी डेंजरस है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ जाए तो इस दुनिया का विनाश भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बनाई एक सीक्रेट सोसाइटी। 9 लोग और हर एक के पास एक सीक्रेट बुक और हर बुक में एक अलग सब्जेक्ट, जैसे कि माइंड कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी, एनर्जी, ग्रेविटी, सोशियोलॉजी और ऐसे ही और भी बहुत सारी किताबें। अब जरा सोचो कि अगर इतनी नॉलेज किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये सारी नॉलेज किसी के पास हो तो वो क्या क्या कर सकता है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूची गुप्ता मैम, जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, चाहे वो फैक्ट्स हों या रियल। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मैम से सीधा आपको इंट्रोड्यूस करता हूं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैम, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ मैम। मैम, जैसा आप जानते हैं हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, द अननोन 9। और इसी टॉपिक से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मैम, जितना आपने इस पे रिसर्च की है, जितना आपने इसके बारे में पढ़ा है, ये कहाँ से शुरुआत हुई मैम इसकी, और ये कैसे कैसे एक इल्यूमिनाटी लेवल की सीक्रेट सोसाइटी को टक्कर देने तक वाली बात सामने आई? तो आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं इतिहास की क्योंकि विद्यार्थी हूँ तो मैं तो इतिहास की बात करूंगी जी। बाकी जो आपकी ऑडियंस है वो इसको किस तरीके से देखती है ये मैं उसके ऊपर छोड़ती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, आपने कहा 9 अननोन। जी ठीक है, हम 9 अननोन से पहले नहीं, 9 अननोन से काफ़ी पहले जाएंगे। हम जाएंगे 1865 में। आपकी जो द 9 अननोन है वो 1923 की लिखी हुई पुस्तक है जी, जबकि हम जा रहे हैं 1865 में। और एक नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लुई ज़िकोलेव। ओके। एक फ्रेंच है, फ्रेंच जज हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति भारत में चंद्रपुर नगर में होती है। ठीक है मैम। ठीक है, और यहाँ पर वो 4 साल तक रहते हैं। 4 साल के रहने के समय में उनको यहाँ पर ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे वैज्ञानिक सिद्ध पुरुष मिलते हैं जैसा क्लेम वो खुद करते हैं। ओके। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पानी के ऊपर चल सकते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हवा में उड़ सकते हैं। ओके। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हिमालय में कंदराओं में बहुत लंबे समय तक, एक बहुत ही लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हैं। ओके। ऐसा क्लेम वो अपनी पुस्तक में कर रहे हैं। ये पुस्तक जो है उन्होंने लिखी थी द ऑकल्ट्स ऑफ इंडिया। ओके। 1875 में बुक लिखी गई थी। और इस बुक का जो भारत के संदर्भ में आज जितनी भी मान्यताएं हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारा का क्रेडिट जो फाउंडेशन है वो इसी द ऑकल्ट्स ऑफ इंडिया को जाता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है भारत के संदर्भ में, सनातन संदर्भ में जितनी भी मान्यताएं स्थापित हुई आगे चलकर, जो द 9 अननोन लिखी हुई है,
उन सब का आधार यही पुस्तक है। अच्छा। हाँ, इससे के बाद उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट को कहा है कि वो कृष्ण का अवतार है। हाँ, अच्छा, ये उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है, लुइस गोलियो की। ये मतलब इसमें और क्या? इसमें बताया गया है कि जो जीसस हैं उनकी जितने भी कार्य हैं और वो सब कुछ श्री कृष्ण के समरूप है। इसका कोई प्रमाण भी मिलता है मैम? इसका कोई प्रमाण हमारे पास सिर्फ ऐतिहासिक रूप से कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि जीसस जो है एक बार इंडिया में कश्मीर में आए थे। ठीक। ये हमारे पास फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी ये जो फैक्ट्स हैं इनकी पूरी पुष्टि होना थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो आए थे इंडिया, ठीक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जी आए जी थे। जी। ठीक है, अब आपके द 9 अननोन पर आते हैं। ये जब पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में इस तरीके की ऑकल्ट्स की रचना शुरू हुई तो दो इसकी धाराएं निकल कर आनी शुरू हुई। एक वो विचारधारा जिन्होंने भारत की इस सनातन परंपरा पर और इसके वैज्ञानिक पक्ष पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और इस ट्रस्ट को आधार मानकर उन्होंने एक विज्ञान को जन्म देना शुरू किया। ठीक। दूसरी विचारधारा आई जिन्हें लगा कि जो भारत है, ये जो सनातन परंपरा है, अगर इसका क्रेडिट उन्हें दे दिया तो फिर हम उन पर राज नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके के वहां पर स्कूल्स स्थापित किए गए जो ये बताएं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, वो तो हम हैं जो तुम्हें दे रहे हैं, जो तुम्हें हम दे रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब खास बात यह है ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल पैरेलल तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक। अब यहाँ पर नया काम होना शुरू हुआ। कुछ लोग जो भारत में आए, अधिकारी के रूप में रहे, उनके अनुभव रहे, उन पर अब पॉलिशिंग की जाने लगी। ओके। उन सब का जो क्रेडिट दिया जाने लगा, पॉलिशिंग कैसे की गई, उन सब का जो क्रेडिट दिया जाने लगा वो अब उन्होंने यूरोप को देना शुरू किया। हाँ, कि ये हमारा है, ये तो हम लेकर आए। ओके। फिर ये एक पूरी लंबी चेन है और इसके बहुत सारे प्रमाण आपको दिखाई देते रहेंगे। जैसे मैम, अगर हम कोई प्रमाण आप हमारी ऑडियंस को बता सके ताकि वो यकीन करें इन बातों पे। बुक तो ये पढ़ते नहीं है। नहीं जैसे हमारे यहाँ का जो इतिहास लिखने की परंपरा है, मैक्सिमुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि भारत में आने वाला हर अंग्रेज सिविल सर्वेंट उन्हीं की किताब पुस्तक पढ़कर भारत आता था। अच्छा। मैक्सिमुलर ही पढ़ना होता था उसको। भारत का अगर इतिहास जानना है और वहाँ से अगर जो सिविल सर्वेंट आएगा तो वो और पढ़कर आएगा, लेकिन कैसे पढ़कर आएगा, वो मैक्सिमुलर कभी भारत नहीं आए और उन्होंने पूरा भारत का इतिहास लिख दिया। मैम, बिना आए कैसे लिख दिया? दिस इज, और वही इतिहास यहाँ पर डीएम और कमिश्नर्स और जो यहाँ के बड़े अधिकारी आया करते थे वो उसी इतिहास को पढ़कर आते थे। मैक्सिमुलर कभी भारत नहीं आए। तो उनको वो पुस्तक में जो उन्होंने पढ़ा वो उनको यहाँ पे मिलता था या नहीं? अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि उन्होंने वो इतिहास कैसे लिखा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, वो सब कुछ उनका लिखा हुआ है। वो मैक्सिमुलर का इतिहास है। ये इस बात समझ से परे है कि जिस व्यक्ति ने कभी वो जगह विजिट ही नहीं की, वो उसके बारे में क्या लिख सकता है, क्या पढ़कर देखकर, बट वो रियलिटी तो नहीं होगी आई थिंक। तो ये भारत का इतिहास ऐसे लिखा जाना शुरू हुआ। ठीक है मैम। फिर और इस इतिहास को लिखने की परंपरा में हमारे सामने बताया गया कि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं वो एक अलमारी में रख दो, बस उतना ज्ञान है भारतीयों के पास। अच्छा। और ये जो लाइन है हर जगह कोट की जाती थी, बहुत ही प्रमुखता से कोट की जाती थी कि भारतीयों का जो ज्ञान है वो एक अलमारी की पुस्तक के समान है, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। जबकि रियलिटी कुछ और थी। ये जो आपकी 9 अननोन है ना, ये उस रियलिटी के कुछ ऐसे पक्षों को दिखाती है जिसमें बहुत कुछ सच्चाई है, बस थोड़ा सा फिक्शन मिला दिया गया है, मिर्च मसाला लगा दिया हाँ। गया। 9 लोग हैं,
हाँ 9 लोग हैं जो 9 पुस्तकों की रक्षा कर रहे हैं और उस ज्ञान को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा मैम, इसको इल्यूमिनाटी से कनेक्ट किया जाता है, द 9 अननोन को। तो पहले तो आप इल्यूमिनाटी के बारे में अगर कुछ हमारी जनता को बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। नहीं, मैं इल्यूमिनाटी को बिल्कुल यहाँ पर वो नहीं करना चाहूंगी या प्रमोट करने का मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे प्रमोट करना है तो मैं अपने 9 चिरंजीवी को प्रमोट करूंगी ना। ये बात सही है मैम, बट इनमें इल्यूमिनाटी में और इस जो हमारी इंडियन सीक्रेट सोसाइटी बताई जाती है द 9 अननोन, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए द 9 अननोन, अगर इल्यूमिनाटी इतनी बड़ी पुरानी संस्था, उनके पास सभी कुछ मौजूद था, तो फिर वो जो प्राचीन काल से जब वो लोग अपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, वहां से उनका इतिहास मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। बस एक अज्ञात संस्था मिल रही है, बस एक कुछ ऐसी जो पर्दों के पीछे छुपी हुई है, ऐसी जो अपने आप को बताने नहीं चाहती, ऐसा कुछ वो जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। इतना सब छुपाने की जरूरत क्या है? क्यों इतना रहस्य में रहना है? एक बात बताऊं, जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग तो जो आपका टॉप मोस्ट बिजनेसमैन क्लास है, उसको सब कुछ पता होता है। आम पब्लिक के डोमेन में नहीं होता है। हाँ, आम पब्लिक को क्यों बताना है? आम पब्लिक को तब बताना है उन चीजों के बारे में जब उनसे कुछ काम निकलवाना है या उनके इमोशंस को किसी तरफ रीबिल्ड करना है। इससे पहले नहीं उनको बताया जाता है। अभी अगर आप उनकी फाइल्स की बात कर रहे हैं तो अभी क्यों बताया गया? पहले बताना चाहिए था। ये तो बहुत पुरानी फाइल्स है, ऐसा तो है नहीं आज की फाइल्स है। बट मैम वो शायद लीक हुई है अभी भी। लीक चीजें कभी नहीं होती हैं, लीक की जाती हैं। हाँ, ये भी। और बहुत ईमानदारी से लीक की जाती हैं। कि लिमिटेड जितना दिखाना है केवल उतना ही जाता, केवल उतना दिखाया जाता है। तो ये जो पर्दे के पीछे की दुनिया है, हमें कैसे पता वो ऐसी ही है? हमने तो देखा ही नहीं उसको। हमने तो देखा ही नहीं है। हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, साधारण अपना आते हैं, काम करते हैं, जीवन को जीते हैं, साधारण तरीकों से चले जाते हैं। जिसके पास यश भी है, नाम भी है, पैसा भी है, जी, उसको कब कितना पैसा कहाँ डालना है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे और आपके जैसे व्यक्ति के लिए एक वो अमाउंट, छोटा सा भी अमाउंट है, बहुत मायने रखता है। हम दिन में 10 बार सोचेंगे इस पॉडकास्ट को बनाएं कि नहीं बनाएं, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, बट उनको किसी भी चीज के लिए सोचना जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रीसेट करते हैं हर चीज को कि हमारा इससे अब इतना फायदा हो रहा है, चलो चीजों को रीसेट करते हैं। तो ये तो एक तरीके से विश्वासघात हुआ कि आप एक सामान्य मानव की जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही बात है। और ये इसके जगह जगह कई बार सबूत दिखते भी हैं, कई बार दिखते हैं। लेकिन उन सबूतों में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जिनको सामने नहीं आना है, उनको राज नहीं करना है, उनको रक्षक के रूप में रहना है। और किसके रक्षक? ज्ञान के रक्षक के रूप में रहना है। ये मानव सभ्यता, अगर किसी समय ऐसा कोई सिरफिरा व्यक्ति आ जाए जो इस मानव सभ्यता के विनाश पर ही तुल जाए, तब उनकी एंट्री होगी, तब उनकी एंट्री होगी। तो भी मैं इसको 9 अननोन क्यों कहूं? मैं 9 चिरंजीवी क्यों, सप्त चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी या 9 चिरंजीवी क्यों नहीं बोलूं उनको? और जबकि मेरे पास उनके प्रमाण है। मेरा जो साहित्य है वो बता रहा है कि हमारे पास 9 चिरंजीवी है। तो मैम वो अभी क्या उनकी लेगेसी वो अभी भी पास ऑन कर रहे होंगे या नहीं? वो चिरंजीवी हैं तो लेगेसी क्यों पास ऑन करेंगे? उन्होंने मृत्यु को जीता है। बट मैम चिरंजीवी तो हमारे भगवानों वाले सेगमेंट में आ गए जो हमारे। नहीं 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 नहीं, आप राजा बलि को, आप कृपाचार्य जी को, आप परशुराम जी को, या आप अन्य किसी भी चिरंजीवी को, हनुमान जी को आप जरूर उसमें रख सकते हैं, लेकिन किसी को भी आप भगवान नहीं मानते। महापुरुष कह सकते हैं अगर वो महापुरुष हैं, नहीं, दिव्य पुरुष कह सकते हैं। दिव्य पुरुष आप मान सकते हैं, लेकिन वो दिव्य पुरुष उस जो मृत्यु की अंतिम संकल्पना है उसको पार कर चुके हैं। तो उनके लिए सही टर्म क्या होगी? चिरंजीवी, वही एक टर्म, वही टर्म है उनके लिए, सबसे उपयुक्त टर्म है वो, कि वो चिरंजीवी हैं। अच्छा मैम, ये हम दोबारा से बैक टू दैट टॉपिक अननोन 9।
मैम ये इसके बारे में टेलबर्ट मुंडे जी ने एक किताब लिखी थी, यही जिसका टाइटल था द अननोन नाइन। उसमें जितना मैंने उसको देखा है थोड़ा बहुत, उसमें एक चीज का और जिक्र हुआ है कि उस 9 लोगों में किसी के पास एक ऐसा सब्जेक्ट भी दिया गया था जिसको, क्योंकि सबको अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए थे कि इसमें आप अपनी महारत हासिल करो, इसको एक पुस्तक के रूप में तैयार करो ताकि आगे लोगों के काम आइए, बट लोगों को ज़्यादा पता ना लगे। तो उनमें से एक जो सुनने में आता है कि किसी ने माइंड कंट्रोल पे पूरी तरीके से वो कर लिया था। तो भविष्य माइंड कंट्रोल, क्योंकि मैम बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। माइंड कंट्रोल करके आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनको हम अच्छे के लिए समझ रहे हों वो बुरे में हो गया हो, मतलब वो बुरे में कन्वर्ट हो गए हों, और अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम एप्स्टीन फाइल का नाम ले लें या हम बिना मतलब कि अननेसेसरी वॉर्स का नाम ले लें, ये उनके उससे ही कराई जा रही हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ये जो 9 ज्ञान की धाराएं हैं जी, ये 9 ज्ञान की धाराएं उन लोगों को सौंपी गई हैं जिनको पहले परखा गया, तोला गया, तभी उनको सौंपा गया है। अगर उनको राज करना होता तो वो आज से बहुत पहले कर चुके होते और अब तक कर रहे होते, लेकिन वो बार बार कहते हैं हम यहाँ राज करने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ एक रक्षक के रूप में हैं। हमें याद करोगे हम आपके सामने आएंगे। हनुमान चालीसा भी तो यही आपको बताती है। भाई मैं किस लिए हूं? तुम मुझे जितने समर्पण भाव से बुलाओगे मैं उतने ही समर्पण भाव से तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझे समर्पित हो जाओ, तब तुम्हारी रक्षा करूंगा। आधा अधूरा समर्पण नहीं चलेगा, पूर्ण समर्पण करें। इसीलिए कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओम शांति 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 हरिओम। पूर्ण में से पूर्ण को भाग देने के पश्चात भी जो पूर्ण प्राप्त होता है वही ईश्वर है, यानी शून्य। यानी शून्य मतलब तो यही होता। बिल्कुल। अच्छा मैम, हमने इस टॉपिक पे बात करी, ठीक। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, कि इसमें कितनी % इस स्टोरी में या इस हिस्ट्री में कितनी % रियलिटी है और कितना % इसमें फिक्शन को मिक्स किया गया? अगर सम्राट अशोक की बात करें वो फैक्ट है। सम्राट अशोक का जो पूरा पक्ष है, जो कि आपके मेरठ से भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है, वो पूरा फैक्ट है। सम्राट अशोक के जिस पिलर की हम बात करते हैं, जो कि आपके मेरठ से जुड़ा हुआ है, जिसमें रज्जुकों की नियुक्ति के बारे में आपको सूचना प्राप्त होती है, वो सब कुछ फैक्ट है कि एक 10 फीट ऊंचा एक ऐसा स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक ने अपनी सारी आज्ञाओं को लिखा हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कभी अगर हम मेरठ पर वो करेंगे, कोई पॉडकास्ट होगा तो इस पर हम जरूर बात करेंगे कि सम्राट अशोक ने मेरठ में ही क्यों 250 ईसा पूर्व में इस स्तंभ लेख को खड़ा किया था। हाँ, कहीं और क्यों नहीं? कहीं और क्यों नहीं? वो तो पूरे भारत में जो पूरे अशोक के हमें शिलालेख, मतलब मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, उसके केव, वो तो भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सभी जगह हमको मिल रहे हैं। सारी उसमें मेरठ में ही एक क्यों खड़ा किया गया जिसमें वो रज्जुकों की नियुक्ति के संदर्भ में सूचना प्रदान करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और काफी मुझे लगता है इंटरेस्टिंग सवाल भी होगा ये। तो जो आपके 9 अननोन है वो देखिए आपके मेरठ से भी जुड़े हुए हैं। मेरठ के पास इतना बड़ा इतिहास है जो दुनिया के इतिहास को बदलने की क्षमता रखता है। सही बात है मैम। हम कहाँ से शुरू हुए थे? 9 अननोन से शुरू हुए और हम देखिए मेरठ उसमें जुड़ गया। कितने ऐसे पॉडकास्ट या कितनी ऐसी विचारधाराएं हैं जो इतिहास को इतने गहरे तक खोद कर लेकर आती हैं कि दुनिया की छोटी से छोटी चीजों, और कोई भी चीज अकारण नहीं जुड़ती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये तो एक इतिहास के विद्यार्थी को यही तो उसका काम है कि वो उसकी जड़ को, रूट को खोजे और इस बात को सिद्ध करे कि 1923 की 9 अननोन मेरठ से कैसे जुड़ी हुई है।
तो मैम ने मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट के बारे में टॉपिक दे दिया है। अगर हम मैम से अब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो हम मेरिट को लेके ही करेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एक मिस्ट्री को काफ़ी आसान शब्दों में मुझे लगता है पब्लिक तक समझा दिया है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या ऐसी इल्यूमिनाटी या इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, अपने काम पे बिलीव करो, अपने कर्म पे बिलीव करो, और अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। चाहे इल्यूमिनाटी में चले जाओ, चाहे शैतान के पास चले जाओ, चाहे भगवान के पास चले जाओ, अगर कर्म अच्छे होंगे तो सब मिलेगा। और मैम अगेन थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ बताया हमारी जनता को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसका फेवरेट पार्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया। अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ ऐसा हो जो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे मैम से आपको उसका जवाब दिलवा पाएँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।